दोस्तों आज की हमारी जापानीज हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनको फाउंड फुटेज स्टाइल में शूट करा गया है। सेनोरित्सु फाइल्स एक ऐसी फिल्म सीरीज है जिसमें एक एक घंटे की मूवीज है जिनकी कहानी हद से ज़्यादा डरावनी है। आज की हमारी इस वीडियो में मैं फाइल 1 और 2 को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। उन मूवीज का नाम है ऑपरेशन कैप्चर स्लिथ माउथ वुमेन और शिवरिंग घोस्ट। IMDb ने फाइल 1 को दिए हैं 6.6 आउट ऑफ 10 और फाइल 2 को दिए हैं 6.5 आउट ऑफ 10। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे फाइल 1 और 2 की एक डरावनी कहानी। तो फाइल 1 शुरू होती है कूडो और उसकी पार्टनर मीहो को दिखाते हुए, और ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। कैमरामैन का नाम था ताशीरो और आज कूडो के पास आई थी एक मिस्टीरियस वीडियो जिसे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया था। वीडियो चालू होती है और हम लोग देख पाते हैं एक लंबी औरत को जो खंबे के पास खड़ी होकर डिमोनिक बातें बड़बड़ा रही थी। उस औरत ने एक मास्क लगा रखा था और अचानक वो कैमरे में देखने लगती है। वीडियो बनाने वालों का नाम था योशिदा और कितामुरा और अचानक ही वो औरत उन दोनों लड़कों की तरफ भागती है। दोनों लड़के अपनी जान बचा के भागते हैं, पर वो औरत गायब हो जाती है और अगले ही पल एक दूसरी रोड पे से अचानक भागकर सामने आ जाती है, जो बिल्कुल नामुमकिन था। किसी तरह दोनों लड़के उस औरत से बच के निकल पाते हैं और वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो के बाद कूडो और मीहो एनालिसिस करते हैं और उन लोगों के हिसाब से वो औरत कुचिसाके ओना है, जो 1980s के टाइम पे जापान में घूमती थी। कुचिसाके ओना लंबा ट्रेंच कोट पहनकर एक मास्क लगाकर घूमती है और उसका मुंह बीच में से कटा हुआ होता है। वो बच्चों को अपना शिकार बनाती है, पर सवाल ये था कि वो आत्मा अब वापस कैसे आ गई। कूडो बोलता है कि अब उसे कुचिसाके ओना को कैमरे में कैप्चर करना है और स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। अब सबसे पहले कूडो और मीहो जाते हैं योशिदा और कितामुरा से मिलने के लिए। दोनों लड़के बताते हैं कि वो औरत आजकल उनके नेबरहुड में घूम रही है और वो सब पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो औरत खड़ी थी। खंबे के हिसाब से वो औरत हद से ज्यादा लंबी थी और उसकी भागने की रफ्तार भी हद से ज्यादा तेज थी। अब मीहो और योशिदा उस औरत की तरह ही भागते हैं और एनालिसिस निकालने पे पता चलता है कि वो औरत इंसान से 10 गुना तेज भाग सकती है। इतना ही नहीं, पलक झपकाते ही वो औरत एक दूसरी जगह पहुंच गई थी, मतलब 100% वो कोई इंसान नहीं है। दोस्तों वो औरत वीडियो के अंदर 1 सेकंड के अंदर मीलों की दूरी पार कर गई थी और दूसरी गली में पहुंच गई थी, और यही बात सबको कंफ्यूज करके रखी हुई थी। अब इसके बाद सब लोग नेबरहुड में उस औरत के बारे में पूछताछ करते हैं। एक औरत बताती है कि कुचिसाके ओना के अंदर से गंदी सी बदबू आती है। एक आदमी बताता है कि उस औरत ने उसे एक सिगरेट ऑफर करी थी, और एक लड़का बताता है कि जब से वो कुचिसाके ओना इस मोहल्ले में दिखने लगी है तब से दीवारों पे अजीब अजीब कागज चिपके हुए मिलते हैं। वो लड़का कूडो और मीहो को दीवार पे लगे हुए कागज भी दिखाता है जो 100% किसी इंसान ने चिपकाए थे। खैर पूछताछ करते करते मीहो और कूडो पास के एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां पे वो एक होमलेस आदमी से इस बारे में बात करते हैं। वो आदमी पहले तो कुछ भी नहीं बताता, पर पैसे खाने के बाद उसका मुंह चलना स्टार्ट होता है, पर इसके बाद भी वो कैमरा देखकर भागने लगता है। कूडो उस आदमी को पकड़ के डराता धमकाता है, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि वो औरत इसी पार्क के अंदर रहती है और कुछ लोग पार्क के अंदर से गायब होने लगे हैं। आस पड़ोस के मोहल्लों में से बच्चे भी गायब हो रहे हैं और लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। वो आदमी बताता है कि उसने उस औरत को उड़ते हुए भी देखा था और अपने बचाव के लिए उसने बालों से बने हुए एक एम्यूलेट को पहन रखा था। वो एम्यूलेट पास में रहने वाली ही एक औरत बनाती है, पर उस औरत का पता वो आदमी नहीं बताता, और तो और वो एम्यूलेट दीवार पे लगे हुए कागज वाली ड्राइंग की तरह दिख रहा था। खैर अब थोड़ी देर बाद कितामुरा और योशिदा का फोन आता है, जिन्हें दीवार पे लगे हुए और ज्यादा कागज मिले थे। कागजों को इन्वेस्टिगेट करते हुए उन लोगों को एक पल के लिए वो औरत दिखाई देती है और सब लोग जमकर उसका पीछा करते हैं, पर वो औरत अगले ही पल गायब हो जाती है।
अब मीहो इसके बाद थोड़ा उन कागजों पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि कागजों पे 1980s के ज़माने की न्यूज़ लिखी हुई है और साथ ही साथ उस तालिस्म की ड्राइंग से भी कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर था। 2 दिन बाद वो लोग उस तालिस्म के बारे में बात करते हैं एक फोकलोर टीचर से, पर उस तालिस्म के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो टीचर उन दोनों को एक मीडियम का एड्रेस दे देता है जो तालिस्म वगैरह के बारे में जानती थी। अगले दिन वो लोग मीडियम के पास जाते हैं जिसका नाम था अकीरा। अकीरा उन लोगों को घर के अंदर ले जाती है जहाँ पे वो लोग तालिस्म के बारे में बात करते हैं और हमें पता चलता है मिसाको नाम की एक औरत के बारे में जो पास के गांव में ही रहती थी। मीडियम बताती है कि इस तरीके के तालिस्म मिसाको ही बनाती थी, पर असल में वो एक चुड़ैल थी जिसने अपने लवर को और अकीरा के भाई दोनों लोगों को मार डाला था। मतलब दोस्तों, अगर तालिस्म के पीछे मिसाको का हाथ है तो वो तालिस्म प्रोटेक्शन तालिस्म नहीं, एक श्रापित तालिस्म है। अकीरा अब तालिस्म की फोटो पे कंसंट्रेट करती है और उसे पता चलता है कि तालिस्म अच्छा नहीं बुरा है। मतलब मिसाको लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, पर क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद अकीरा मिसाको को ढूंढने की कोशिश करती है, पर बीच में ही अकीरा को कुछ हो जाता है। उसके सर में दर्द होने लगता है और अचानक ही सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि कैमरे में कैद हो जाती है कुचिसाके ओना। अगले ही पल वो गायब भी हो जाती है, पर इसके बाद अकीरा अब बीमार हो जाती है। अकीरा सब लोगों को भागने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काली शक्ति थी और अकीरा कुचिसाके ओना से बहस नहीं करना चाहती थी। अकीरा सब लोगों को मना करती है कुचिसाके ओना का पीछा करने के लिए और इसके बाद सब लोगों को अकीरा के पास से जाना पड़ता है। अब क्योंकि वो तालिस्म श्रापित था तो अगले दिन सब लोग पार्क में उस होमलेस आदमी से मिलने के लिए फिर से जाते हैं ताकि वो उसे वार्निंग दे सके, पर वो आदमी अब कैंप के अंदर नहीं था। पार्क के लोगों को भी नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ गया और अब पार्क से घर जाते वक्त उन लोगों को लकीली वो आदमी दिख जाता है, पर तभी उन लोगों के सामने ही एक गाड़ी उस आदमी को कुचल देती है और वो आदमी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। उस आदमी के पास वो श्रापित तालिस्म भी मौजूद था और साथ ही साथ उस आदमी के मरने से पहले कैमरे के अंदर कुचिसाके ओना भी कैद हुई थी। सीन अब यहाँ से योशिदा और कितामुरा पे जाता है जो लोग कुछ रातों से सो नहीं पा रहे थे क्योंकि रात के टाइम कोई उनका दरवाजा आके पीटता था। उन दोनों ने आज घर के बाहर कैमरे लगाए थे और एक बार फिर से कोई दरवाजा पीटने आ जाता है। थोड़ी देर में जब नॉकिंग बंद हो जाती है तो वो लोग कैमरा जाकर चेक करते हैं और असल में उन लोगों का दरवाजा कुचिसाके ओना आकर खटखटा रही थी। ये बात अब जाती है मीहो और कूडो के पास और ये बिल्कुल सही चांस था कुचिसाके ओना को पकड़ने का। मीहो और कूडो अब उस रात से डेली सड़क पे कुचिसाके ओने का इंतजार करते हैं, पर एक हफ्ते तक उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब एक हफ्ते बाद फाइनली कुचिसाके ओना आती है और योशिदा और कितामुरा का दरवाजा खटखटाती है। सड़क पे से मीहो और कूडो उसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और अब योशिदा कूडो के लिखे हुए कुछ सवाल कुचिसाके ओना से पूछने लगता है। दोस्तों, हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में मिसाको चुड़ैल को ही कुचिसाके की आत्मा ने पोजेस कर रखा है और वो तालिस्म भी कुचिसाके ओना ही लोगों को बांट रही है उनको मारने के लिए। अब जब योशिदा कुचिसाके के लिए दरवाजा नहीं खोलता तो अचानक ही योशिदा और कितामुरा दोनों के सर में दर्द होने लगता है। वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और कुचिसाके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। अब दोनों लोगों को बचाने के लिए कूडो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है और हॉर्न की आवाज सुन के कुचिसाके भागने लगती है। वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची थी। कूडो गाड़ी से वहीं पर कुचिसाके को कुचल देता है, पर अगले ही पल कुचिसाके उठ के खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बीच में से कटा हुआ था जिसे देखकर सब लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं और अब कुचिसाके वहां से भाग निकलती है। वो लोग कुचिसाके को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पूरी रात उन्हें कुचिसाके कहीं नहीं मिलती। पर दोस्तों, अगले दिन कितामुरा भी गायब हो जाता है।
कीतामूरा की जगह अगली सुबह उन लोगों को उस श्रापित तालिस्म का एक गुच्छा मिलता है जिसे कूडो अपने पास रख लेता है। पर अब फाइनली उन लोगों ने कुचिसाकी को कैमरे में कैद कर लिया था और उनका मकसद पूरा हो गया था। कीतामूरा के साथ क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चलता, पर प्रोबेबली कुचिसाकी ओना ने उसे मार डाला होगा। और फाइल 1 के लास्ट सीन में एक बार फिर से कुचिसाकी ओना योशिदा के घर में कैद होती है, पर इसके बाद ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। अब दोस्तों फाइल 2 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्फूर्ति नाम के एक शॉर्ट फिल्म ऐप के बारे में, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप के अंदर बहुत सारी शॉर्ट फिल्म मौजूद है जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आप लोगों को पसंद आएंगी। स्फूर्ति ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप लोग इस कमाल के OTT प्लेटफॉर्म को चेकआउट जरूर करना। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइल 2 की तरफ, जिसका नाम है शिवरिंग घोस्ट। कहानी की शुरुआत में एक बार फिर से मीहो और कूडो को एक अनएक्सप्लेन्ड वीडियो आई थी जो 4 लोगों ने बनाकर भेजी थी। उन लोगों के नाम थे यूको, तकागी, यासुशी और सान्या। चारों लोग यूका की बताई गई एक पुरानी हॉन्टेड बिल्डिंग में पहुंचे थे जो अंदर से पूरी तरीके से खंडर थी। उस बिल्डिंग में बेल बजने की आवाज उन लोगों को सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अब ऊपर जाने के बाद किसी के कदमों की आवाज आने लगती है और वो चीज धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रही थी। वो एंटिटी इससे पहले सामने आ पाती, सब लोग डर के मारे भागते हैं और वो सब लोग पहुंच जाते हैं एक कमरे में, जहां पर अचानक ही एक शिवरिंग घोस्ट कैमरे में कैद होता है और वो घोस्ट कैमरे की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो घोस्ट कांप रहा था, इसलिए उसका नाम शिवरिंग घोस्ट पड़ गया था और अब कूडो और मीहो को इसी मिस्ट्री को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट डे मीहो और कूडो मिलते हैं तकागी, यासुशी और सान्या से, पर यूका वहां पे नहीं आती और ना ही वो अपना फोन उठा रही थी। वो सारे लोग उसी खंडर बिल्डिंग के अंदर शिवरिंग घोस्ट का पता लगाने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने पे सब लोगों को एक लाउड बैंग सुनाई देती है। आवाज के पीछे सब लोग ऊपर चले जाते हैं और उन्हें फिर बार बार बेल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। 3rd फ्लोर पे पहुंचने के बाद अचानक ही छत से एक चिपचिपी चीज जमीन पे गिरती है जो बहुत ज्यादा घिनौनी और बदबूदार थी। उस चीज पे एक सफेद फूल भी लगा हुआ था, जिसे रिकॉर्ड करने के बाद सब लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं शिवरिंग घोस्ट वाले कमरे के अंदर, जहां पे सबसे पहले अंदर जाती है मीहो। अब कमरे के अंदर मीहो की टॉर्च एक जगह पर दिखाने पे बार बार अपने आप बंद हो रही थी। मीहो इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी और उस जगह पे कंपास भी काम नहीं कर रहा था। अब कूडो वहां पे निकालता है कुचिसाकी ओना वाला श्रापित तालिस्म और वो देखना चाहता था कि तालिस्म की वजह से हॉन्टेड जगह पे क्या असर होगा। इस बात से मीहो तो सहमत नहीं थी, पर कूडो तालिस्म को कमरे के कोने में फेंक देता है और जब कुछ भी नहीं होता तो वो मीहो को तालिस्म उठाने के लिए बोलता है। मीहो तालिस्म को उठाने के लिए जाती है, पर तभी उसे सुनाई देती है एक आवाज। वो डिमोनिक आवाज अचानक ही पूरे कमरे में फैल जाती है और जब आवाज आना बंद होती है तो सान्या, तकागी और यासुशी पोजेस होने लगते हैं। वो तीनों बेकाबू हो जाते हैं और जमीन पे गिर के चिल्लाने लगते हैं, पर तीनों को होश में लाने के लिए कूडो उन्हें चाटे मारने लगता है। चाटे खाकर सब लोग ठीक हो जाते हैं, पर सब लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें उस जगह से जाना पड़ता है। अब वापस घर जाते वक्त उन लोगों को यूका का एक मैसेज आता है, पर यूका की आवाज उस मैसेज के अंदर बहुत ज्यादा डिमोनिक थी। यूका की ऐसी डिमोनिक आवाज सुन के सब लोगों को उसकी चिंता हो जाती है और सब लोग तुरंत ही यूका के घर पहुंचते हैं। तकागी घर के अंदर जाके चेक करता है, पर यूका घर के अंदर कहीं भी नहीं थी। यूका का खाना टेबल पे रखा हुआ था, पर यूका कहीं नहीं थी। सब लोग उसे ढूंढ ही रहे थे कि तभी लाइट चले जाती है
और कैमरे के अंदर शिवरिंग घोस्ट दिखाई देता है। वो घोस्ट यासुशी की तरफ पॉइंट कर रहा था, जिसके बाद जब लाइट आती है तो यासुशी अपने आप बेहोश हो जाता है। इस हादसे से ये साफ था कि युका के साथ कुछ हो गया है जिसमें शिवरिंग घोस्ट का हाथ है, और अब उन सब लोगों का मकसद था युका को ढूंढने का। अब अगले दिन यासुशी अकेले ही मीहो और कूडो के पास आता है और वो अपने साथ लाया था एक और वीडियो। यासुशी बताता है कि युका तकागी को चीट कर रही थी यासुशी के साथ मिलकर, और वो दोनों लवर्स थे, और उस शिवरिंग घोस्ट का सामना करने के बाद युका को कुछ हो गया था, और वो सारी चीजें उन दोनों की एक सेक्स टेप के अंदर रिकॉर्डेड है। वो लोग अब उस सेक्स टेप को देखते हैं जिसके अंदर इंटीमेट होने से पहले युका पोसेस हो जाती है, और स्लोमो के अंदर हम लोगों को शिवरिंग घोस्ट शीशे के अंदर दिखाई देता है। अब ये साफ था कि युका के साथ कुछ गड़बड़ है, पर यासुशी के हिसाब से युका एक अनजान लड़की थी जो शहर में कुछ ही टाइम पहले आई थी, और यासुशी, तकागी और सान्या उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानते थे। कूडो और मीहो अब उस दिन युका के बारे में पूछताछ करने के लिए निकलते हैं, और दोस्तों उन लोगों को पता चलता है कि युका एक सेक्स सर्विस के लिए काम करती थी। एक लड़का जो युका का क्लाइंट था वो बताता है कि युका टोक्यो स्काई ट्री के पास जाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उस लड़के के हिसाब से युका नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि युका बोलती थी कि उसे स्काई ट्री के अंदर से एक एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है जो एक फूल की तरह स्पेस के अंदर जाती है। मतलब दोस्तों युका कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। एक दूसरी लड़की मीहो और कूडो को बताती है कि जब युका के साथ वो इंटीमेट हो रही थी तो उसे एक रोशनी युका के आसपास दिखाई दे रही थी, और इन सारी चीजों से अब लगने लगता है कि शायद युका कोई इंसान नहीं थी। युका के बारे में ये सारी बातें जब तकागी और यासुशी को पता चलती है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं। पर दोस्तों युका, तकागी और यासुशी दोनों के साथ ही इंटीमेट होती थी, और इसका मतलब हो सकता है कि वो दोनों लड़के भी कुछ छुपा रहे हो। कूडो अब दोनों लड़कों को धमकाता है और सच बोलने पे मजबूर करता है, और फिर सामने आती है युका के बारे में कुछ और नई बातें। तकागी बताता है कि युका उसे कई बार बोलती थी कि वो इस ग्रह से नहीं आई, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई एलियन है। इतना ही नहीं, युका बस तकागी का हाथ पकड़ने भर से ही उसे ऑर्गेज्म दे देती थी, और ये सब कुछ काफी अजीब था। इसके बाद यासुशी भी बताता है कि युका लेविटेट भी हो जाती थी, और उसके पास इस बात का सबूत भी था। यासुशी युका की एक फोटो दिखाता है जिसमें युका उड़ रही थी। तो क्या हो सकता है कि युका एक हायर एनर्जी या फिर कोई डिमोनिक शक्ति थी? फोटो के अंदर युका के मुंह में वही सफेद फूल था जो उन लोगों को बिल्डिंग के अंदर भी मिला था। और अब केस को आगे बढ़ाते हुए कूडो और मीहो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे युका अक्सर जाया करती थी। रेस्टोरेंट में से कूडो और मीहो को पता चलता है कि युका उस रेस्टोरेंट में अकेले नहीं आती थी, बल्कि में उसके साथ एक आदमी आता था जिसे युका टीचर कह के पुकारती थी। रेस्टोरेंट का ओनर मीहो को उस टीचर की एक फोटो भी दे देता है, और अब मीहो और कूडो रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करते हैं टीचर का। अब जैसे ही टीचर आता है वो दोनों उस पर नजर रखते हैं। टीचर आज रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाता, जिसके बाद मीहो उसका पीछा करती है। मीहो जाके टीचर से युका के बारे में सवाल पूछने लगती है, पर वो टीचर मीहो की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। टीचर बस कुछ रैंडम वर्ड्स बोलने लगता है, जिससे मीहो को लगता है कि युका शायद कोई डीमन है जो टोक्यो स्काई ट्री से रिलेटेड है। खैर इसके बाद मीहो और कूडो टीचर का पूरा दिन पीछा करते हैं, जो जाता है स्काई ट्री के पास और आसमान को देखकर अपने हाथ फैला लेता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था, जिसके बाद टीचर अपने घर चले जाता है, और फाइनली कूडो और मीहो को टीचर का ठिकाना मिल गया था, जिससे वो लोग टीचर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि टीचर असल में एक बिल्डिंग डिजाइनर था, और उसने उसी अबेंडन बिल्डिंग को डिजाइन किया था जिसे हमने इस पूरी मूवी के अंदर देखा है। इतना ही नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई गई थी उसे ध्यान से देखने पे एक फ्रेम के अंदर टीचर भी दिखाई देता है। मतलब दोस्तों टीचर भी युका से मिला हुआ है। अब युका और टीचर का असली मकसद क्या है ये पता लगाने के लिए कूडो और मीहो अब टीचर पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं।
अब एक दिन टीचर अपने घर से निकलता है और जाता है स्काई ट्री की तरफ। मीहो और कूडो तकागी और यासुशी को भी बुला लेते हैं और जब टीचर स्काई ट्री के पास पहुंचता है तो वो एक ब्रिज के ऊपर जब जाता है तो तकागी एक तरफ से और दूसरी तरफ से यासुशी आकर उसे घेर लेते हैं। यासुशी अब टीचर से पूछता है कि यूका कहाँ पर है, पर टीचर यासुशी के ऊपर बस अपना हाथ फेरता है और वो यासुशी को बेहोश कर देता है। थोड़ी दूर से ये सब कुछ कूडो और मीहो भी देख रहे थे, जिसके बाद टीचर तकागी को भी बेहोश कर देता है। मीहो और कूडो के होश उड़ जाते हैं और एक बार फिर से टीचर आसमान में देखकर अपने हाथ फैलाता है और अचानक ही सामने आ जाती है यूका, जो हवा में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रही थी। यूका अचानक ही अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना लेती है और गायब हो जाती है, पर यूका के साथ ही साथ टीचर भी गायब हो जाता है। कूडो और मीहो तुरंत ही भागकर ब्रिज पर पहुंचते हैं, पर वहां पर सिर्फ तकागी मौजूद था। मतलब वो जो भी एंटिटी थी वो यासुशी को भी अपने साथ ले गई। ये सब कुछ इतना ज्यादा जल्दी हो रहा था कि अब अचानक ही कूडो के सामने आ जाता है शिवरिंग घोस्ट, जो पलक झपकाते ही स्पेस के अंदर चले जाता है। कूडो भी बेहोश हो जाता है और मीहो को उसके हाथ में मिलता है एक सफेद फूल। यहाँ से सीन जाता है 2 हफ्ते आगे, जहाँ पे मीहो से हमें पता चलता है कि तकागी की याददाश्त अब जा चुकी है। यासुशी, टीचर और यूका तीनों लोग अभी भी मिसिंग हैं और कूडो हॉस्पिटल में कोमा के अंदर जा चुका है। खैर मीहो हम लोगों को एंड में वो फुटेज दिखाती है जो तकागी के कैमरे से शूट हुई थी उसके बेहोश होने के बाद। फुटेज में हम लोग देखते हैं कि टीचर और यासुशी हवा में उड़ने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों भी स्पेस में चले गए थे। और इसी मिस्ट्री के साथ फाइल 2 खत्म हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है यूका कौन थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फाइल 1 और 2 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। ये दोनों मूवीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। आप लोग स्फूर्ति ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे ख्याल से ये ऐप कमाल का है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।